हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड की क्लास में ऑर्गेनिक की क्लास में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी पायरॉल पढ़ चुके हैं, थायोफिन पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्यूरॉन। अब फ्यूरॉन होता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं फ्यूरॉन में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, यानी कि 5 मेंबर्ड कंपाउंड है। इसलिए इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो क्योंकि इसमें 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर रिंग होने की वजह से इसमें हम सफिक्स लगाएंगे ऑल, और क्योंकि हेट्रो एटम हमारा ऑक्सीजन है तो वर्ड लगेगा ऑक्सा। तो इसका जो IUPAC नेम है वो होगा ऑक्सॉल, है ना। तो ये क्या है? ये थायोफिन का ही एनालॉग है, जिसमें थायोफिन में सल्फर था और इसमें थायोफिन में इसमें ऑक्सॉल में या फ्यूरॉन में सल्फर की जगह ऑक्सीजन है। और ये नेचुरली वुड तार में पाया जाता है अपने मिथाइल होमोलॉग की साथ में, है ना। इसके अलावा इसके बहुत से वेरियस केमिकल सिंथेसिस मेथड भी हैं, जिनको कि हम आगे पढ़ेंगे। जो फ्यूरॉन है, जो फ्यूरॉन है इसको फ्यूरॉन को कई सारे केमिकल मेथड्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। नंबर 1 है शीले मेथड या फ्रॉम म्यूकिक एसिड। कि म्यूकिक एसिड का जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो पहले फ्यूरोइक एसिड बनता है, फिर फ्यूरोइक एसिड को जब हम कॉपर के साथ में गर्म करते हैं, कॉपर पाउडर के साथ में, तब इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है और हमको फ्यूरॉन मिलता है। अब म्यूकिक एसिड क्या होता है, ये देखो। जो म्यूकिक एसिड है ये जो म्यूकिक एसिड है ये क्या होता है, इसमें 4 तो कार्बन होते हैं। ये देखो 1 2 3 4, है ना। सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन और एक एक OH ग्रुप होता है। तो CHOH 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 ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जो टर्मिनल कार्बन है उनके पास एक एक COOH ग्रुप होता है, एक ये रहा और एक ये रहा। जो टर्मिनल कार्बन है यानी कि उनके पास एक एक कार्बोक्सी ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूकिक एसिड। जब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होता है, 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन और उसके साथ में रिंग साइक्लाइजेशन या रिंग क्लोजिंग, है ना। तो इस तरह देखो, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकला और एक ये CO2 निकल गया। तो बाकी क्या बचा, ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया, जिसको हम कहते हैं फ्यूरोइक एसिड। अब इस फ्यूरोइक एसिड को जब कॉपर पाउडर के साथ में गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और जो ये वाला COOH है ये भी CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। तो इस तरह हमको फ्यूरॉन मिल जाता है। नेक्स्ट मेथड इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब लार्ज स्केल पे, कि लार्ज स्केल पे हम इसको कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए कि जो फरफ्यूरल होता है उसका जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तब हमको ये मिलता है। जब इसको फरफ्यूरल का हम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तब हमको फ्यूरॉन मिलता है। अब फरफ्यूरल क्या होता है, फरफ्यूरल होता है जब सेकंड पोजीशन पर CHO ग्रुप हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं फरफ्यूरल, या क्या कहते हैं, फ्यूरॉन 2 एल्डिहाइड। ये है फ्यूरॉन 2 एल्डिहाइड। अब ये फ्यूरॉन 2 एल्डिहाइड भी 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो है
एल्डोपेंटोज। ये एल्डोपेंटोज जैसे में हम जानते हैं CHOH के 5 और एक CHO टर्मिनल ग्रुप पे, तब हम इसको कहते हैं एल्डोपेंटोज यानी कि राइबोज। जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फरफ्यूरल मिलता है। इस फरफ्यूरल को जब इस फरफ्यूरल का कैटालिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, ये जिंक क्रोमेट और मैग्नीज क्रोमेट, इनके साथ में जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका जो CHO ग्रुप है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है और इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है, फ्यूरॉन मिल जाता है। इसी तरह ये तो हमने फरफ्यूरल बनाया किससे, एल्डोपेंटोज से। इसी तरह एल्डोहेक्सोज से, एल्डोहेक्सोज जिसमें कि 5 कार्बन पर तो CHOH ग्रुप है और जो टर्मिनल ग्रुप है उस पर CHO ग्रुप है, तो उसको हम बोलते हैं एल्डोपेंटोज, है ना। तो अब जब ये एल्डोपेंटोज है, जब इसका हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमको मिलता है 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। फरफ्यूरल तो कितना हो गया, ये तो है फरफ्यूरल, है ना। और सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। क्योंकि जो इसको है इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसको हम करेंगे 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। फिर इसका जब हम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये भी हमको क्या देगा, फ्यूरॉन देगा या फ्यूरॉन का डेरिवेटिव देगा। तो इस तरीके से हम इंडस्ट्रियल मेथड मतलब लार्ज स्केल पर एल्डोपेंटोज और एल्डोहेक्सोज से फ्यूरॉन को बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन को किससे बना सकते हैं, फ्यूरॉन को फ्यूरोइक एसिड। फ्यूरोइक एसिड क्या है, फ्यूरॉन में सेकंड पोजीशन पर जब COOH ग्रुप होता है तब हम इसको बोलते हैं फ्यूरोइक एसिड। जब फ्यूरोइक एसिड को कॉपर पाउडर के ऊपर क्विनोलिन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और जो ये COOH ग्रुप है ये CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमको क्या मिल जाता है, फ्यूरॉन, है ना, इस तरीके से। इसी तरह है नेक्स्ट है पॉलनॉर सिंथेसिस। पॉलनॉर सिंथेसिस जब 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स, 1,4 डाई कार्बोनाइल, 1,4 ये हो गया ना, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 है ना। तो 1 और 4 पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो जब 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स का डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जनरली कौन से होते हैं, H2SO4, जिंक क्लोराइड, P2O5, इनमें से कोई भी एक ले लें तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं। इसका क्या काम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, क्योंकि जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है ना। तो रिवर्सिबल होती है तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा वो अगर वापस से रिएक्शन करेगा तो वापस हमें कंपाउंड मिल सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो इस जो वाटर निकलते हैं वाटर मॉलिक्यूल उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जिससे रिएक्शन जो है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती है ना। अब 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स दोनों पे कार्बोनाइल। अब इसमें देखो ये जो इसमें R लगा हुआ है यहाँ पे है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे, अगर ये एल्काइल ग्रुप है कोई सा तब तो ये कीटोन हो गया, डाई कीटोन हो गया। अगर ये दोनों हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएंगे, डाई एल्डिहाइड हो जाएगा। तो जब इसका अब ये जो कीटो ग्रुप हैं ये 2 फॉर्म्स में रहता है, एक तो होता है कीटो फॉर्म में रहता है, एक इसका टॉटोमेरिक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। तो इसको हम इनॉल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो जब ये इनॉल फॉर्म में इस तरीके से डिहाइड्रेशन होता है, रिंग का साइक्लाइजेशन होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है यहाँ पे जिसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट एब्जॉर्ब कर लेता है और हमको 2,5 डाई एल्काइल फ्यूरॉन
मिल जाता है। अब एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी, वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फ्रॉम सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड। फ्यूरॉन को हम सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। उसमें वही कोई भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा कि P2O5 यूज़ करते हैं, उसकी प्रेजेंस में जब हम गर्म करते हैं तो हमको फ्यूरॉन मिलता है। अब सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड ये रहा, ये सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड है आपका, है ना। ये सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड दो फॉर्म्स में रहता है, ये तो कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है ना। तो जो इनोल फॉर्म है, जब इसको P2O5 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा जैसा कि दिखाया हुआ है। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, रिंग का साइक्लाइजेशन हो गया और हमको फ्यूरॉन मिल जाएगा। तो इस तरह हम फ्यूरॉन्स को डिफरेंट केमिकल मेथड्स के द्वारा भी बना सकते हैं। अब बात आती है इसके प्रॉपर्टीज़ की कि ये जो है एरोमेटिक है। एरोमेटिक है इसलिए ये रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करने के लिए जैसे कि पायरॉल में था, थायोफिन में था, इसी तरह ये भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रहता है। जैसे कि आप देखो, ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के दिखाया है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें से एक लोन पेयर जो है रिंग पर डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइज हो जाता है तो ये क्या करता है, हकेस रूल को फॉलो करता है। रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और वो किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये देखो, जब एक स्ट्रक्चर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई ये जो है यहाँ आया था, अब ये यहाँ से यहाँ आया और ये इधर आ गया, तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रहता है, जिसको कि अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स का हम देखें तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पूरे रिंग के जो कार्बन हैं उन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए जो फ्यूरॉन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे औरों का और हमने पढ़ा, फ्यूरॉन उसका पढ़ा, पायरॉल का पढ़ा और थायोफिन का पढ़ा, इसी तरह इसमें भी 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो जो तीनों कार्बन हैं उनके तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो 4 कार्बन, एक कार्बन दोनों साइड से देखो, एक इधर से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक इधर से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बना रहा है, एक इधर ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और एक इधर हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। इसी तरह सभी ये इस तरह ये बना रहे हैं। अब जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो उसमें s में एक में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिससे क्या है कि वो 2 ही बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा और एक ये रहा और एक जो है उसके पास लॉन पेयर रहता है। और अब इन सभी कार्बन के पास 1 2 3 4 इन सभी कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो कि इस रिंग के परपेंडिकुलर हैं। जैसे ये रहे, एक ये रहा, ये दिस और इनमें जो है सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सारे p ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये देखो, ये जो सारे p इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह ये इस साइड पे भी ओवरलैप करेगा साइड वाइज इस तरीके से, और ये कार्बन वाला जो ऑर्बिटल है वो इधर भी ओवरलैप करेगा क्योंकि इसके भी पैरेलल है। इसी तरह यहाँ पर ये इससे ओवरलैप करेगा, इसी तरह यहाँ पे ये
यहाँ पर इससे ये वाला कार्बन इससे और ये कार्बन ऑक्सीजन से और इस तरह कार्बन से ऑक्सीजन। तो इस तरह इसका एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन की रिंग हो गई, पेंटागोनल रिंग हो गई। और इस पेंटागोनल रिंग के ऊपर ये जो रिंग है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की है, इसके ऊपर और नीचे क्या हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड हो गया, जो कि हमने यहाँ पर शेडेड पोर्शन से दिखाया हुआ है। ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का वो दिखाया है। तो इस ये है ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है फ्यूरॉन का। नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें इस वीडियो में। और थैंक्स, है ना, आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।